नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 5 देख रहे थे। और आज अपन जब भारत की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके जो टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे जो माइनर 5 में आए हैं वो क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2025 में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है। ध्यान रखना 2025 में शामिल किया गया, इसलिए पूछ सकते हैं यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 13वां स्थल बन गया है। तो कौन बन गया ये 13वां स्थल है? तो ध्यान में रख लेना, शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि 2025 में ही जो है इसको 13वां क्या जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन ये जो है कल कर लिया था अपन ने। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? जैव विविधता हॉटस्पॉट में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा है। देखो, पश्चिमी घाट बिल्कुल, निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल, निकोबार द्वीप समूह जो आपका सुंडालैंड जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। फिर बात करें कोरोमंडल तट की तो ये शामिल नहीं है। हिमालय शामिल है, बिल्कुल हिमालय इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है पश्चिमी घाट शामिल है। कौन से? पश्चिमी घाट शामिल है। पश्चिमी घाट के अलावा मैं आपको बताऊं तो इंडो बर्मा क्षेत्र, मतलब भारत और म्यांमार के बीच का जो इंडो बर्मा क्षेत्र है वो भी इसमें क्या है, शामिल है। लेकिन कोरोमंडल तट जो आपका तमिलनाडु में है वो इसमें शामिल नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, और परफेक्ट मॉक जीवा स्टडी का खुद का ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। 3800 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं अभी तक, और इस पर आपकी सेकेंड ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये मात्र 49 रुपए में। और सेकंड ग्रेड की जो है जीके पेपर 1 की 55 टेस्टों की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, जो है मात्र 249 रुपए में। और अभी तक जो है लगभग 400 स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं। आप अभी जाकर जो है प्ले स्टोर से या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया परफेक्ट मॉक को डाउनलोड करें, और दोनों ही टेस्ट सीरीज में डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं जिससे आपको पेपर के लेवल का पता चल जाएगा। जीवा स्टडी पर अगर आपको विश्वास है तो एक बार मेरे कहने पर डेमो टेस्ट जाकर जरूर देखें। इतने कम रुपए में इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज कहीं आपको नहीं मिलेगी। हर क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ है, कोई भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है, ठीक है। विश्व के 17 महाविविधता केंद्रों में भारत भी शामिल है, बिल्कुल। जो 17 जो सबसे ज्यादा विविधता वाले जो क्षेत्र हैं या केंद्र है उसमें भारत भी शामिल है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। फिर जंतु उद्यान जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय संरक्षण विधियों में शामिल है, तो बिल्कुल नहीं है। ये जो है कौन सी, बाह्य स्थानीय संरक्षण विधियों में शामिल है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर है पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। हमेशा ध्यान में रख लेना, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, जैसे बात करें अमेजन जो आपका वर्षा वन है, ऐसे क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी होती है, बिल्कुल। जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर, सबसे ज्यादा इस जहां पर क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं, मतलब जो है 90 डिग्री अक्षांश की तरफ जाते हैं, तो जैव विविधता में क्या आती है, कमी आती है। ये चीजें जो है कॉमन वाली चीजें हैं, डायरेक्ट याद रखना, ज्यादा कोई इनमें जानने की जरूरत नहीं है अपने पास। फिर है आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार लाल पांडा कौन सी श्रेणी में शामिल है? तो जो लाल पांडा है ना आपका, वो है संकटापन जातियों में, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कौन है वो मैं बता देता हूं, काला हिरण भी इसी में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें शेर पूंछ वाला बंदर, पूंछ वाला बंदर मतलब शेर के जैसी पूंछ वाला जो बंदर है, आगे इसकी चर्चा करेंगे, वो भी किसमें है, संकटापन जातियों में शामिल है। एक जो नाम आपको रखना है, भारतीय जंगली गधा, कौन है, भारतीय जंगली गधा जो है वो भी इसी में शामिल है, ठीक है। दूसरी बात, ये सारा जो सॉल्यूशन मैं करवाता हूं, जिसके पहले टेस्ट भी करवाए मैंने, वो सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें जो है पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ डाल दी जाती है, तो वहां पर आप देख सकते हो। तो लाल पांडा जो है संकटापन जातियों में शामिल है। फिर जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या है? जैव विविधता दिवस आएगी 22 मई को,
ठीक है, 22 मई को आती है, अभी आई नहीं है 2026 वाली, लेकिन जो है इसका जो एजेंडा वगैरह सब जो है थीम वगैरह जारी कर दी गई है। और इसकी थीम है आपका वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय रूप से कार्य करना, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय रूप से कार्य करना। और जो 2025 की जैव विविधता दिवस थी उसकी थीम क्या थी वो आपको बता देता हूं, वो थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये थी आपकी 2025 की। लेकिन 2026 की याद रख लेना, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय रूप से कार्य करना। अब सही सुमेलित नहीं है वो बताना, इधर टाइगर प्रोजेक्ट है, इधर संबंधित राज्य हैं। जिम कार्बेट जो है आपका उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। फिर जो अगला है वो है कि सुंदर वन बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही बात है। मानस बाग परियोजना आपकी कहां पर है? असम में है, बिल्कुल सही बात है। फिर आता आपका पेरियार बाग परियोजना जो तमिलनाडु में ना होकर कहां पर है आपकी? केरल में है। कहां पर है? केरल में। तो यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु संपन्न सीटेस समझौते का भारत सदस्य कब बना? सबसे पहले मैं बता दूं ये समझौता हुआ जेनेवा में। कहां पर हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कब हुआ? ये हुआ 3 मार्च 1973 को। ठीक है, ये जो है लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ 1975 से। और भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1976 में बना। कब बना? 1976 में। फिर निम्नलिखित में से विशेषताओं के आधार पर वन के प्रकार की पहचान करो। अभी कर लेते हैं। यह वन पूर्वी व मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी चर्चा करते हैं आगे क्या हो सकता है। इस प्रकार के वनों में मुख्य चीड़ यानी पाइन पाया जाता है, देवदार और स्प्रूस पाए जाते हैं। तो यह वन आपके जो है कौन से? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से वन है आपके? सॉरी कौन से? चीड़ और पाइन। चीड़ पाइन कैसे होते हैं? ऐसे पेड़ होते हैं, सॉरी ये इस हिसाब से होते हैं। तो ये क्या होते हैं? कोणधारी होते हैं, ऐसे जो है लंबे पेड़ होते हैं, कोणनुमा जो है लंबे पेड़ होते हैं। तो ये आपके शीतोष्ण कोणधारी वन है। क्या है? शीतोष्ण कोणधारी वन है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सीटेस जो आपका है इसमें वर्तमान में 184 देश शामिल है। कितने देश है? 184 देश इसमें शामिल है। तो ये आपके वन हो गए कोणधारी वन। फिर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है अपने को। शुष्क मानसूनी वन उत्तर भारत के मैदान में पार्कलैंड का निर्माण करते हैं। पार्कलैंड क्या होता है? मान लो कि घने जंगल होते हैं। क्या होते हैं? घने जंगल। और उनके मध्य से जो है मान लो ये जंगल ही जंगल है और बीच में एक ऐसा खालिस्तान मैदान सा आ जाता है, उसके चारों तरफ भी जंगल है, तो इसको कहते हैं पार्कलैंड। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर अगला जो है आपका वो है कि सदाबहार वनों में अत्यधिक जैव विविधता होने के कारण इनका आर्थिक दोहन अधिक हुआ है। तो ये क्या है? सत्य है। इनमें जो ज्यादा जैव विविधता होने के कारण सरकार इन पर प्रतिबंध रखती है और इसका दोहन क्या हुआ है? कम हुआ है। फिर भारत में तमिलनाडु के तटीय भाग और आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल। कारण है कि पश्चिमी घाट जो है उनके छाया क्षेत्र में स्थित है। ये पश्चिमी घाट के छाया क्षेत्र में, इसलिए यहां पर शुष्क जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर अब भारत के विलेखित वन क्षेत्र में 2021 की तुलना में 23 में वृद्धि दर्ज की गई है, बिल्कुल सही। और यह वृद्धि है आपकी 1445 किलोमीटर स्क्वायर की। भारत की वन रिपोर्ट को मैंने अलग से पहले करवा रखा है, वापस मैं जो है उस वीडियो को जो है प्लेलिस्ट में ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय उद्यान है, इधर संबंधित महत्वपूर्ण जंतु है अपने को जो है सुमेलित करना है। कांजीरंगा क्या पाया जाता है? यहाँ पर बहुत फेमस है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और ये आपका असम में, आपको पता ही है। ठीक है, फिर अपन बात करें दूसरे का जो है दाचिगामा या दाचिगाम जो आपका अभ्यारण्य है, इसमें क्या पाए जाते हैं? कलर चेंज करके लिख देता हूं। दाचिगाम में क्या पाए जाते हैं आपके? तो दाचिगाम में पाए जाते हैं हुंगल कश्मीरी स्टेग। ठीक है, फिर बात आती है आपका केबुल लामजाओ। ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगाई हिरण के लिए। और फिर आपका भितरकनिका, कौन सा? भितरकनिका। और भितरकनिका प्रसिद्ध आपका मगरमच्छ के लिए। एकदम अच्छे से जो है इनको आप देख लें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। अभी बात कर लेते हैं। 2 फरवरी 2026 तक भारत में 98 रामसर साइट घोषित की जा चुकी है, बिल्कुल सही बात है। फिर आर्द्र भूमि दिवस 2026 जो आपकी कब आती है? 2 फरवरी को ही आती है।
और इस 2026 की थीम ये नहीं थी, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। इसकी थीम क्या थी, थीम थी इसकी, वो मैं लिख देता हूं, ध्यान में रख लेना आपको, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, ठीक है। और फिर ऐसे जो है डॉट लगा के था, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये इसकी थीम थी। बाकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल कनाडा में हुआ था ये। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का प्रतीक चिन्ह विशाल पांडा है, ध्यान में रखना है। वैसे इनकी क्लासेस भी मैं करवा दूंगा अलग से, आपको टेंशन ना लें आप इस बात की। फिर निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जैव मंडल निश्चय की पहचान कीजिए। इस जैव मंडल में शेर जैसी दुम वाला बंदर, अभी ऊपर बात करके आए, संकटापन जीवों में काफी संख्या में पाए जाते हैं। जैसे ये नाम आ जाए वैसे आपको पता होना चाहिए। इसका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। इसका क्षेत्रफल 5520 किलोमीटर स्क्वायर है और साइलेंट वैली व सिद्धुवानी पहाड़ियां इस जैव मंडल का अभिन्न अंग है। साइलेंट वैली कहां पाई जाती है, केरल में। इसको साइलेंट वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि रात में जो है यहाँ पर बिल्कुल भी जो है शोर नहीं होता, एकदम शांत रहती है, क्योंकि जो है शोर करने का काम रात को होता है जुगनू का, और यहाँ पर जो जुगनू और जो कीट पतंग है वो नहीं पाई जाती है। तो ये शेर जैसे पूंछ वाला बंदर पाया जाता है आपका नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न पर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को सम्मिलित कीजिए। एएस जो है वो कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। कौन से पर, कोरोमंडल तट पर। तो ये पहला तो क्या है, गलत है आपका। मालाबार तट जो है केरल वाला, इस पर पाई जाती है आपकी कौन सी, इस पर पाई जाती है आपकी AMW। DFC अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल। AW उड़ीसा में, बिल्कुल। तो दो सही है, तो बी व सी सही है, उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको नहीं पढ़ोगे उतने में समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं अलग से क्लास की कोशिश करूंगा जैव विविधता की, वो भी जल्द से जल्द। फिर निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अक्षांशीय स्थिति, बिल्कुल। वानस्पतिक आवरण, बिल्कुल। समुद्र तल से तुंगता मतलब ऊंचाई, ये भी बिल्कुल। इसके अलावा जो है आपकी चौथे पर अपन बात करें तो समुद्र तल से दूरी, समुद्र तट से दूरी। इसके अलावा जो है कौन जलवायु को प्रभावित कर सकता है, तो पर्वत की दिशा, जो पर्वत है उनकी दिशा, ये जो है सब जो है करते हैं, ध्यान में रख लेना। जो आपका देशांतरीय जो वितरण है या स्थिति है वो कभी भी प्रभावित नहीं करती, तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से भारत की जलवायु की विशेषताओं से संबंधित सत्य कथन नहीं है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, बिल्कुल सही है। भारत में वर्षा के क्षेत्रीय और सामयिक वितरण में अत्यधिक समानता पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। क्षेत्रीय का मतलब कि सभी क्षेत्रों में, और सामयिक मतलब हर समय साल में क्या समानता पाई जाती है पूरे भारत में, बिल्कुल नहीं। कहीं पर गर्मियों में ज्यादा, कहीं पर जो है लौटता मानसून ज्यादा करता है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। तो जैव विविधता जो बारिश का जो वितरण है वो असमान है। फिर भारत के उत्तरी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। उत्तरी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल में। उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता पूर्वी भारत की तुलना में अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो वर्षा की मात्रा के व्युत्क्रमानुपात होती है। व्युत्क्रम मतलब उल्टी होती है, ठीक है। तो वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिमी भाग में कम है, तो परिवर्तनशीलता क्या होगी, अधिक होगी, ध्यान में रखना है। उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर लालिनो आने से भारतीय मानसून की सक्रियता बढ़ जाती है, बिल्कुल। जब लालिना का प्रभाव होता है तो भारतीय मानसून की सक्रियता बढ़ जाती है, और जब अल्निनो प्रभावी होती है तो भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है और पेरू तट पर अच्छी बारिश होती है, बिल्कुल दोनों सही है। लालिना से तो भारतीय मानसून की सक्रियता बढ़ जाती है और अल्निनो कम कर देता है, तो दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है एक दूसरे का। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना जो है 1686 में जो है किसने दी थी, वो पूछा है। तो यहां पर आपको जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंडमन हेली। अब बचे हुए को भी देख लेते हैं अपन। तापीय संकल्पना का दूसरा नाम जो है मैं आपको बता दूं, स्थल जल समीर जो संकल्पना है, स्थल जल समीर संकल्पना इसी को कहते हैं, ठीक है। फ्लोन ने क्या दिया, इन्होंने ITCZ थ्योरी दी, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन जो थ्योरी है आपकी वो दी। इसके अलावा पी कोटेश्वर ने क्या दिया, वैसे इसको कोटेश जो है आपका कोटेश्वरम सिद्धांत ही कहते हैं, सिद्धांत। इन्होंने जो है क्या बताया, तिब्बत के पठार का महत्व बताया भारतीय मानसून में। तिब्बत के पठार का महत्व है
बताया। फिर बात करें एमटी इन ने जेट स्ट्रीम थ्योरी दी थी। कौन सी स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम थ्योरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उस उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अब पश्चिमी बंगाल में मानसून पूर्व वर्षा क्या कहलाती है? मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है काल वैसाखी। वैसाख के महीने में, यानी कि अभी जो होगी वहां पर, इसलिए आईपीएल के जो कोलकाता में मैच होने वाले हैं उन पर खतरा ही है, ये मान के चले आप। वहां पर बारिश फुल होगी। ठीक है, असम के भी कुछ इलाकों में इसको काल वैसाखी कहते हैं, और असम के कुछ इलाकों में इसको क्या कहते हैं? बारदोली छीड़ा कहते हैं। बारदोली छीड़ा कहते हैं। ठीक है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक और केरल के कॉफी जो है बगानों में होती है। ठीक है, आम्र वर्षा या मैंगो सावर, वैसे तो देखो हिसाब से तो महाराष्ट्र होना चाहिए, लेकिन कर्नाटक में मानते हैं इसको। ठीक है, और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में ये मान सकते हैं अपन। ठीक, तो ये मावठ तो आपको पता ही है जो है कहां पर होती है? राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन से राज्य में शीत ऋतु में जो है 1019 मिलीबार की समदाब रेखा गुजरती है? अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार, हमने तो पढ़ाई नहीं की, ऐसे कहां से आ गए और छोड़ देते हैं अपन। और ये क्वेश्चन आपको जो है हजारों स्टूडेंट से आगे ले जाते हैं, लेकिन कैसे आगे ले जाएंगे? ये जो है एकदम हाई मिलीबार दाब, मतलब क्या ये हाई प्रेशर है, अधिकतम है ये, अधिकतम। ठीक है, 1013 से लेकर जो है 1019 तक रहता है भारत में जो है कौन सा समदाब जो होता है या दाब होता है वो। अब जो ध्यान में रख लेना, साइंस वाले स्टूडेंट जानते हैं वैसे, और उधर को मैं बता दूं कि जो दाब होता है ना वो क्या होता है? ताप का उल्टा होता है, मतलब ताप जहां ज्यादा होगा दाब कम होगा। तो शीत ऋतु है और शीत ऋतु में ये दाब अधिकतम है, मतलब तो शीत ऋतु में दाब अधिकतम है, इसका मतलब दाब अधिकतम है तो ताप न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूनतम तापमान होना चाहिए। तो इन सभी जो है जिलों राज्य जो दिए हैं ऑप्शन में, उसमें राजस्थान ही सबसे ठंडा है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों? ऐसे लॉजिक से सोच सकते हो आप। आज का लास्ट क्वेश्चन बाकी अगली क्लास में करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? चेन्नई में वर्षा विषमता मुंबई से अधिक है। बिल्कुल जो है चेन्नई में वर्षा विषमता जो है वो आपकी मुंबई से अधिक है। कारण कि चेन्नई में जो है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण पश्चिमी घाट के यहाँ पर वर्षा कम होती है। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मानसून से अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य पश्चिमी घाट वर्षा प्राप्त करता है, तो ये असत्य है। यह है लौटता हुआ मानसून। कौन सा? लौटता हुआ मानसून, हुआ मानसून। और लौटते हुए मानसून से अत्यधिक वर्षा कौन प्राप्त करता है? तमिलनाडु और कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इसलिए ध्यान में रख लेना, जो दिसंबर महीना है उसमें जो है लगभग चेन्नई में बाढ़ आके रहती है, मतलब वापस लौटते टाइम बारिश होती है, आते टाइम बारिश होती नहीं है चेन्नई में। फिर मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है तथा तापमान बढ़ने लगता है, मतलब निवर्तन मतलब जाते टाइम। तो ध्यान में रख लेना, लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु, चेन्नई या कोरोमंडल तट पर करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ आएंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।